नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करियर ऑल इज वेल में। और मैं हूं आपके साथ वरुण सिन्हा। आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन के जरिए किस तरीके से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हर किसी का मन होता है कि वो स्पोर्ट्स के जरिए देश के लिए खेले, विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन करे, और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के जरिए और फिजिकल एजुकेशन करके आप ऐसा काम आसानी से कर सकते हैं। आज पूरे आधे घंटे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप फिजिकल एजुकेशन के जरिए अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या और आप इसमें कैसे अपना भविष्य को बना सकते हैं। हमारे देश में जैसे जैसे मीडिया और बाजार का विस्तार हो रहा है, ठीक उसी रफ्तार से स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से जुड़े क्षेत्रों में शानदार स्कोप बन रहा है। ऐसे में जिन युवाओं ने फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ली है, उनके लिए न केवल स्पोर्ट्स के अलग अलग क्षेत्रों बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी करियर की अच्छी संभावनाएं हैं। देखा जाए तो आज खेल और खेल की दुनिया से जुड़े प्रोफेशनल्स को, चाहे वे खिलाड़ी, कोच, इंस्ट्रक्टर या खेल पत्रकार ही क्यों न हो, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयज की हेल्थ के प्रति बढ़ती चिंता ने फिजिकल एजुकेशन से जुड़े प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स को बेहद लोकप्रिय बना दिया है। भारत में स्पोर्ट्स में करियर बिल्कुल नया ट्रेंड है, लेकिन आने वाले सालों में क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल लंदन में साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 20,000 प्रोफेशनल्स की जरूरत देखी गई थी, और हाल ही में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए इससे कहीं ज्यादा यानी लाखों की तादाद में प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी थी। इन तथ्यों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन आने वाले दिनों में रोजगार मुहैया करने वाला एक हॉट ऑप्शन बन सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस विषय में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आसानी से स्पोर्ट्स से जुड़े क्षेत्रों के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी करियर के विकल्प की तलाश कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, कोच, अंपायर, प्रोफेशनल प्लेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेट सेक्टर में फिजिकल इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर के रूप में करियर की शुरुआत आसानी से हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी सभी तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स देश के कई प्रमुख संस्थानों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कई सरकारी और निजी संस्थानों से आप फिजिकल एजुकेशन की किसी शाखा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। हालांकि भारत में अभी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्री हासिल करने के लिए कम ही संस्थान है। जिन कैंडिडेट्स ने फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ली है, उन्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का दायरा बढ़ेगा, फिजिकल एजुकेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, और दृढ़ निश्चय के बल पर आप इस क्षेत्र में अपार धन और शोहरत कमाकर सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। एजुकेशन डेस्क, A to Z न्यूज। और इस पूरे बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार नरूका जी हैं, पूर्व कुलपति LNI P ग्वालियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, और साथ में डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, प्रिंसिपल, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये दोनों के दोनों गेस्ट आज स्टूडियो में हैं, और पूरे आधे घंटे में किस तरीके से आप फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, इस पूरे बारे में आपको जानकारी जो भी चाहिए, आप सीधे इन नंबर्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनसे बात को करके सीधे आप इस बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से आप स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडियो में स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जितेंद्र जी कि फिजिकल एजुकेशन, अगर उसमें किसी को करियर बनाना है, वो कोर्स करना है, तो पहले मापदंड क्या होने चाहिए? फिजिकल एजुकेशन एक हेल्थ और फिटनेस बेस्ड डिसिप्लिन है जी, और उससे जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा, सच पूछो शारीरिक शिक्षा का खुद का डिसिप्लिन खुद नहीं है, वो बहुत सारे डिसिप्लिन से बना हुआ है। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, और इन सब को जोड़कर फिजिकल एजुकेशन बनता है। इसलिए अगर आप देखें फिजिकल एजुकेशन करने वाले व्यक्ति, उनके पास इतने सारे चैनल हैं कि किसी और सब्जेक्ट में है ही नहीं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि स्कूल्स में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर लग सकते हैं, और पूरी योग्यता वाले टीचर जो बाकी टीचरों के बराबर हों तनख्वाह में और बाकी चीज़ों में। फिर कोचेज़ डिफरेंट स्ट्रीम्स में लग सकते हैं, अलग अलग गेम्स में। NS NIS पटियाला में डिग्री कोचेज़ की अलग ट्रेनिंग होती है, LNI UP ग्वालियर में होती है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ से कोचेज़ की ट्रेनिंग होती है। तो उसके द्वारा वो एक अलग स्ट्रीम पकड़ के
फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इस तरह के अनेक प्रकार डिसिप्लिन से उनमें कोचिंग कर सकते हैं। जी, अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको जो भी सवाल पूछना है, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सीधे ये सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से और जान सकते हैं कि किस तरीके से आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएं। आप लगातार डॉक्टर सूरी जी, आप लगातार जो है वो पिछले कई सालों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट, सुशील कुमार जो हैं वो भी आपके कॉलेज से पास आउट हैं, तो ऐसे में ये स्टूडेंट जो बनते हैं आपके सामने और उसके बाद देश के लिए खेलते हैं, तो इनको निखारने के लिए आप लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं? इन बच्चों को निखारने के लिए कॉलेजेस में डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अच्छे कोचेस का विद साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ, जिनको पूरी अच्छी नॉलेज है, वो सब उनके साथ अपॉइंटेड है। और इसके अलावा उनको डिफरेंट प्लेसेस पे भी ले जाके डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अच्छे से अच्छा उनके पास जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल खेलने के लिए, बाकी खिलाड़ियों के साथ compete करने के लिए, वो उनको मिले। जी, और यही एक कारण है कि आज भारत के पास जो है पिछले सालों के मुकाबले में अच्छी जो पदक तालिका में जो स्थान है वो ऊपर आ रहा है। जी, एक कॉलर लेते हैं फिलहाल। कविता हैं गाजियाबाद से। कविता, सवाल पूछिए अपना। आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी कविता? हेलो। हाँ जी कविता, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। मैं 12वीं में पढ़ती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कभी मौका नहीं मिला इसे खेलने का, तो मैं किस तरह से इसमें आ सकती हूँ? सर, बास्केटबॉल खेलते हो, कहीं तो खेलते हो, वहीं से आप अपनी शुरुआत करो, नहीं तो स्कूल में ज़रूर होना चाहिए। बास्केटबॉल तो एक बहुत ही कॉमन गेम है जो तकरीबन सब जगह मिल जाता है। नहीं तो आप अगर जगह बताओ तो उसके इर्द गिर्द में कहीं क्लब होंगे, कोई और संस्था होगी जहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा आपको। और अब तो आपको खुशी होगी कि अपने खेल मंत्री श्री अजय माकन जी ने ये पॉलिसी डिसीजन करवा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि खेल की जितनी भी संस्थाएं हैं, खेल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से अगल बगल से लेके यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको बास्केटबॉल खेलने से मना करेगा। जी, एक और कॉलर है, अतुल है आंध्र प्रदेश से। अतुल, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, अतुल नहीं, अब्दुल रऊफ है, आंध्र प्रदेश से। जी, पूछिए सवाल। सर, मेरा लड़का 9 इयर्स का है। जी, इंग्लिश। हाँ, और सवाल ये है कि इसको मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ, जी, तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कुछ है, किधर एडमिशन कराना पड़ता है, इसके बारे में? सर, आप कौन से शहर में रहते हैं जी आंध्र प्रदेश में? तांडूर तालुका है, तालुका प्लेस है ये। तालुका जगह का नाम है? तांडूर है, तांडूर। तांडूर। तो पहले तो अभी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 9 इयर्स का है, तो उसको उसके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे उसको ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उनके द्वारा डेफिनेटली कोई ना कोई सेंटर इस तरह का चलता होगा जिसके अंदर कि आप बच्चे को ले जाके खिला सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने जितनी भी एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं, डीडीसीए जो है या बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई के अंडर में चलने वाली जितनी भी स्टेट फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने सेंटर्स हैं और कोचेस अपॉइंटेड हैं। तो ये आपको अपने वहाँ जो लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो दफ्तर है, वहाँ से पता करना पड़ेगा कि बच्चे को क्रिकेट के लिए किस कोच के पास ट्रेनिंग दिलानी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ आपको ये पता करना पड़ेगा जी। जी, इससे जुड़ा मैं एक सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, फिलहाल एक कॉलर लेते हैं। हसीन अहमद है दिल्ली से। सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे को ये पूछना है कि मैं स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, हर गेम में। जी, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर, मैं कह रहा हूँ, तो सर मैं ये कहना चाह रहा था जी, सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। और तो अपनी सर टीवी मैं स्क्रीन की और वॉल्यूम को, कहता हूँ, हसीन, हम अपनी किसी टीवी गेम में- स्क्रीन की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। अपनी टीवी स्क्रीन की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ, हेलो सर। जी,
सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें हर गेम में बहुत अच्छा क्या नाम है इंटरेस्ट है, तो हम कोई गेम खेलने आते हैं पर लेकिन जो बहुत से कोचेज होते हैं जी तो वो सर क्या नाम है फ्रॉड बच्चे लेके आते हैं, तो हम आगे कैसे निकल पाए? हम हर गेम में फिर भी उन्हें हम हरा देते हैं, फिर भी हमारा आगे नंबर नहीं जाता। जी, इनका कहना है कहीं ना कहीं जो है वो एक पक्षपात वाली रणनीति जो है वो देखने को मिलती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आगे नहीं बढ़ पाते असली टैलेंट। खेल तो देखिए कंपटीशन का एरिया है, यहाँ आपको एक्सेल होना पड़ेगा। लोग भगा देते हैं तो आप अपना गेम और अच्छा सुचारू रूप से बढ़ाइए जिससे कि वो भगा ना सकें, आप अपने आप को और वो कर सकते हैं। जहाँ आपने जिक्र किया कि मैं सारे गेम खेलता हूँ, अब सारे गेम का तो इसका मतलब ये आपका कोई एक गेम भी नहीं है जो आप बखान कर सकें। गेम्स में आप देखो कई तरह के होते हैं, ओरिएंटेशन देखिए आप गेम्स का, वाटर ओरिएंटेड गेम्स होते हैं, सरफेस ओरिएंटेड गेम्स होते हैं, स्काई ओरिएंटेड गेम्स होते हैं, हिल ओरिएंटेड गेम्स होते हैं, ओशन ओरिएंटेड होते हैं, और लेक्स ओरिएंटेड होते हैं, मोटर ओरिएंटेड होते हैं, एम ओरिएंटेड, किस तरह इतने प्रकार के गेम्स हैं, योगा है, एरोबिक्स है, मेमोरी बेस्ड गेम्स हैं। आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, आपने इसका जिक्र नहीं किया, और है तो अगर जब आपने यही नहीं जिक्र किया तो आप फिर कंपटीशन में कहाँ भिड़े, किसने आपको निकाल दिया? और कोचेज तो एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कहीं मौका मिले तो आप देख सकते हैं, जी। की नॉलेज ले सकते हैं। जी, एक और कॉल लेते हैं, हरियाणा से अमित है हमारे साथ। अमित सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, सवाल पूछिए। जी सर, मैं हिसार से बोल रहा हूँ और मैं शूटिंग यानी कि निशानेबाजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। यहाँ को क्या कोई इंस्टीट्यूट है जो मतलब निशानेबाजी के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह या देता हूँ? मेरे शूटिंग का बहुत शौक है सर मेरे को। जी, शूटिंग पहले इतना पॉपुलर नहीं था, अब काफ़ी प्रचलित है। और ये खासकर जब राहुल गांधी जी शूटिंग शुरू करते थे, सेंट स्टीफन्स में पढ़ते थे, तो मुझे याद है उनका एडमिशन भी शूटिंग के बेस पे हुआ था। और उसके बाद में बहुत सारे शूटिंग के एवेन्यूज़ हो गए। अब आप तो देखिए कि इंटरनेशनल स्फेयर में शूटिंग का बहुत महत्व है और जगह जगह पे शूटिंग रेंजेस बनी हुई हैं। आप हरियाणा वहाँ पे आप जहाँ रहते हो ज़रूर बनी होगी, आप पता लगाइए, और नहीं तो शूटिंग फेडरेशन से आप पता लगाइए, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे नॉलेज इसके बारे में। और दिल्ली में बहुत सारी हैं, तुगलकाबाद में शूटिंग रेंज है, वहाँ पर उनका पूरा प्रोसेस है। अजय माकन जी की कोई खेल मंत्री द्वारा प्रचलित स्कीमें भी हैं जहाँ पे आप प्ले एंड पे एंड कई बहुत तरीके हम कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी जगह पे डिपेंड करेगा, और आपको शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि बहुत पॉपुलर है आजकल। जी, सुधीर जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लगातार लोग जो हैं वो क्रिकेट के प्रति बहुत रुझान उनका रहता है और क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ऐसे में बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दब के या फिर उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अब पिछले कई सालों से जो है वो गवर्नमेंट भी इस तरफ अग्रसर हो रही है और लगातार स्पोर्ट्स के प्रति जो है वो रुझान उनका नज़र आ रहा है। ऐसे में पिछले सालों के मुकाबले अब फिलहाल के वक्त में आप कितना वो देखते हैं कि कितना स्कोप और बढ़ गया है और खेलों के मुकाबले? क्रिकेट की शोहरत के पीछे भी एक वो नियम जो है मार्केटिंग का कि जो दिखता है वो बिकता है, जी, वो लागू होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा दी गई है पहले, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनका रुझान तो उसी तरफ रहता है जिस गेम के अंदर उनका एक इंटरेस्ट रहता है। जी, और इसीलिए बाकी खेलों के अंदर भी अगर आप देखें तो बाकी खेलों के अंदर इतने कम बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके पास इतना एटमॉस्फेयर नहीं है कि उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है। जी, यानी साधनों की कहीं ना कहीं कमी अगर हम कहें तो हो सकती है। साधन जो हैं वो उतने नहीं मिल पाते जिस तरीके से वो गांव देहात के या वो जो इंटीरियर में ऐसे बच्चे हैं कुश्ती के लिए या फिर ऐसे खेलों के लिए वो निकल के लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और शायद वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी तक। फिलहाल एक कॉलर लेते हैं, सुनील कुमार हैं दिल्ली से। सुनील, सवाल पूछिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया। एक सवाल पहले जो आया था वो ये आया था कि कोचेस के द्वारा एक अपना समझ के जो पक्षपात वाली रणनीति होती है वो बड़े नज़र आती है। वो पहले भी देखी जा चुकी है और अभी भी होती है कि कुछ जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका ट्रायल में थोड़ी सी दिक्कत आती है और जो अपने क्षेत्र के होते हैं उनको बहुत वो किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? पक्षपात का ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कुछ महसूस करते हैं, कुछ होता भी होगा। जी, मैं तो समझता हूँ ईश्वर भी कई बार पक्षपात कर जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जब उन्होंने सृष्टि को पैदा किया तो पहले किसको, बाद में किसको, ज़्यादा बर्डन किसको और कम किसको, ये कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन जो
आउटस्टैंडिंग पर्सन है, उसके लिए कोई पक्षपात रास्ते में नहीं आ सकता। वो अपने पॉइंट से, अपने पॉजिटिव पॉइंट से, अपने सक्रिय गेम से आगे बढ़ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ा बहुत जहाँ 19-20 का चक्कर होता है वहाँ पे कोचेज़ का तो नाम लेते हैं, कोचेज़ अकेले थोड़ी होते हैं, कोचेज़ के साथ में बाकी सेलेक्टर्स होते हैं, फेडरेशन से कनेक्टेड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस लेवल की बात है। स्कूल लेवल है तो कोचेज़ या स्पोर्ट्स टीचर 100% मैटर करता है। कॉलेज लेवल में थोड़ा डिफर हो जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल में और थोड़ी वो हो जाती है। फिर नेशनल लेवल में जो होता है उसकी तो काफ़ी लेवल से उसकी वो देखभाल होती है कि इतना आसान नहीं है कि कोचेज़ अपनी मनमानी कर सकें। तो ये भी कहना गलत है कि कोचेज़ अपनी मनमानी से करते हैं। थोड़ी बहुत 19-20 में जहाँ सब्जेक्टिव वो होता है, आजकल सब्जेक्टिविटी तो वैसे भी ख़त्म हो गई है जी, क्योंकि आजकल सब चीज़ ऑब्जेक्टिव से करते हैं, कंप्यूटर से सबके वो नापे जाते हैं, एवेल्युएशन और सब। जी तो इतना कहना आसान नहीं, लेकिन ये कहा जाता है जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोचेज़ का नाम ले दो। जी जैसे कहते हैं कोई भी काम नहीं कर तो उसमें पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी साइंस है और उसका नाम लगा के एक रद्दी के उसमें बोल ये सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें पॉलिटिक्स हो गई। तो इस तरह का एक एटीट्यूड बना हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं प्रतिभा होगी तो वो अपने आप निखर के सामने बिल्कुल, आएगी, उसे बिल्कुल, किसी कोई नहीं चीज़ रोक के लिए सकता। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। फिलहाल एक कॉलर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है, नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम अमित है। जी हेलो। जी, अपना सवाल पूछिए अमित। हाँ सर, मेरा नाम अमित है। अपने टीवी मैं स्क्रीन की कुश्ती वॉल्यूम में को बंद और कर दीजिए अमित, रनिंग और उसके में- बाद सवाल पूछिए। अपने टीवी स्क्रीन की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। सर मैं कुश्ती में और रनिंग में जाना चाहता हूँ सर, क्या स्कोप है? और एक टेबल टेनिस है सर, ये तीनों में जरा स्कोप बता दीजिए मुझे। जी कुश्ती और टेबल टेनिस का वास्ता थोड़ा अलग अलग है। उनके कोऑर्डिनेशन, उनकी एबिलिटी, उनकी टीचिंग बिल्कुल अलग अलग है। और रनिंग जो आपने बताई एक कॉमन फिटनेस का साधन है, तो रनिंग तो बहुत अच्छी बात है, अब जनरल फिटनेस में सब जगह काम आएगी। और कुश्ती के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को चुस्त पुस्त करना पड़ेगा। और इसकी आज की डेट में तो ये बहुत पॉपुलर हो गया है। और जब से सुशील कुमार जी ने ये 2 मेडल लिए हैं ओलंपिक के, सुशील कुमार जी नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, एमफिल भी कर रहे हैं। और जब से उन्होंने किया, जब तो बहुत और पॉपुलर हो गई है। तो आपको कहीं भी कमी नहीं पड़े, जगह जगह पे कुश्ती के आपको साधन मिलेंगे। और बहुत सारे अखाड़े हैं, वहाँ से शुरू होती है। और अब इंटरनेशनल लेवल में इसके मैट्रेसेस वगैरह का फ़र्क है वो, और सरकार भी इसमें बहुत ध्यान दे रही है जब से कि हमारे मेडल आने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कुश्ती में तो आपको बिल्कुल भी चिंता, सिर्फ ये कि आपको अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि आप अपने घर से, अपने सोसाइटी से बाहर निकल